चलिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल ने केवल हीट को ही मोटिवेट किया है क्योंकि उनका फेवरेट हीट था। अब इस चैप्टर में भी उन्होंने बताया है कि किस किस कंडीशंस में हीट जनरेट हो सकती है या होती ही है। तो पहला, करंट आई स्क्वायर, जितना करंट गया उसका डबल अगर करते हैं तो हीट का वैल्यू आएगा। पहला चीज मतलब कि हीट जनरेट हो जाएगा। दूसरा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। करंट कहीं जा रहा है और ये क्या करेगा, ये रोकेगा। इस कश्मकश में, इस खींचातानी में हीट जनरेट होती है। या फिर मैं यूं कहूं कि किसी भी मटेरियल की अपनी अपनी क्षमता होती है, रेजिस्टिविटी होती है, उस हिसाब से हीट जनरेट होता है। और तीसरा है टाइम। ये बल्ब जला 10 मिनट पहले, वो जला 1 घंटे पहले, ज्यादा गर्म कौन हुआ होगा? वो हुआ होगा, क्योंकि वो ज्यादा देर से काम में है। तो ये 3 चीजें हीट के बारे में 3 पॉइंट्स में कहूंगा जूल ने हमें दिए थे। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि बल्ब में टंगस्टन का यूज क्यों किया जाता है? तो टंगस्टन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो पिघलेगा ही। आप लंबा चलाइए, जब करंट लंबा चल रहा है, रेजिस्टेंस भी है उसमें, मटेरियल में, लेकिन इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। हीट जनरेट होगा, लेकिन ये पिघलेगा नहीं। फायदा इसका ये है। और दूसरा कि बहुत बहुत ही डेंस मटेरियल है ये, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है इसकी, इतनी ज्यादा ना कि ये लाल हो जाता है हीट के मारे। रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा है, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो ज्यादा हीटेड होगा, लाल हो जाएगा, रेड होके रोशनी निकालने लगेगा। इसीलिए बाहर से शीशा लगाया जाता है कि रिफ्रैक्ट करे, और बल्ब आपका जल जाएगा, रिफ्रैक्ट करता है ना। चलिए, ये तो हो गया टंगस्टन के बाद। टंगस्टन जो 3500 पे पिघलता है, 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, मतलब बहुत हाई होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आयरन की बात करते हैं, प्रेस। इसमें 2 मटेरियल लगी रहती है, एक इंसुलेटर की तरह, ये वायर है, ये किसी मटेरियल से जुड़ा हुआ है, और यही मटेरियल गर्म होता है, इसको कहा जाएगा निक्रोम। निक्रोम कहा जाएगा, एकदम प्लेन करके, और इससे हम प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं। इसकी भी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ये पिघलेगा नहीं। इसीलिए किसी भी हीटिंग अप्लायंस के लिए या फिर चीज के लिए हम इसका निक्रोम का प्रयोग करते हैं। लेकिन निक्रोम से पहले, निक्रोम से ऊपर माइका लगाया जाता है। माइका क्या है? इंसुलेटर। जो करंट यहां पास कर रहा है, वहां आ रहा है माइका तक, माइका उसको रोक लेता है। अगर नहीं होता तो यहां तक आती, हम क्या करते हैं ना, गर्म हुआ कि नहीं, गर्म हुआ कि नहीं, हमको पकड़ लेता है। तो mica as insulator and nichrome because of its resistivity, तभी तो गर्म होता है, and high melting point and boiling point। ओके, ये हो गया आयरन के बाद। आयरन के बाद तो हम बात करेंगे फ्यूज पे। फ्यूज, चलिए, ये फ्यूज लगा है, ये पोल है, ये तार लगा, और इस फ्यूज के माध्यम से घर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, और बहुत सारे सामान है, टीवी है आपका, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब क्या होता है, किसी कारण से अगर वोल्टेज बढ़ जाता है, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जितना अच्छा होता है, वोल्टेज उतनी अच्छी होती है और करंट उतना ही पास होता है। तो अगर वोल्टेज ज्यादा हो गया और किसी कारण से करंट का फ्लो ज्यादा हो गया, तो आपके घर में टीवी, फ्रिज या फिर जो भी चीजें हैं वो संभाल नहीं पाएंगी, वो खराब हो सकती है, वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, ब्लास्ट हो जाएंगी, जल जाएंगी, उनका तार जल जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, शॉर्ट सर्किट, कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूज को ना किसी ऐसे मटेरियल से बनाया जाए
कि अगर अचानक से करंट ज़्यादा हो जाए, अगर अचानक से करंट ज़्यादा हो रहा है तो हीट के कारण करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, हीट के कारण वो वहीं पिघल जाए, और जब पिघल जाएगा तो करंट फर्दर नहीं जा पाएगा, उसको इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो किससे बनाते हैं इसे? अलॉय से। अलॉय मतलब मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ जिंक एंड लेड, इससे बनाया जाता है। ये कितने में पिघलते हैं? 280 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाते हैं। तो ये सब सवाल आपसे पूछेगा। अब हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले पे काम करते हैं। ओके, वी आई आर 50 10 5 ये ले लिया हमने। अब देखते हैं हीट कितना जनरेट हुआ है, कितने में। H इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू 5, मतलब कि 100 इंटू 5 500 जूल, 500 जूल का एनर्जी हीट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब आते हैं पावर पे। इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, मुझे इससे काम है, इससे मुझे काम है, इसीलिए मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, उसको भी नहीं मिटाऊंगा। व्हाट इज पावर? पावर क्या है? पावर क्या है? एनर्जी, टेंडेंसी टू डू वर्क, टू डू वर्क पर यूनिट टाइम। अब टेंडेंसी टू डू वर्क मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, पहला फॉर्मूला बन गया। अब दूसरे में पावर क्या है? हमने वर्क पावर एनर्जी, एनर्जी तो पढ़ी थी ना, तो पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये दो चीज हमें मिल गया है। अब हम इससे फॉर्मूला जनरेट करते हैं इस चैप्टर के लिए। पावर एनर्जी पर टाइम, टाइम करिए कांस्टेंट और एनर्जी कभी भी जूल में होता है, मतलब कि यहाँ फॉर्मूला बनेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, मतलब कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये बना पावर का फॉर्मूला। वॉट में होता है पावर का यूनिट, वॉट, पावर का यूनिट वॉट। और अगर वॉट आर किलोवाट आर पूछे तो आर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो गया 1 आर 2 आर जितना भी है, इतना है। तो इससे निकला हमारा पहला फॉर्मूला। अब वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क कौन करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे वोल्टेज काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? फेंकने का, उठाया फेंका, किसको फेंक रहा है? करंट को। करंट क्या कर रहा है? जला रहा है। ये सब काम करंट ही कर रहा है ना, मतलब काम करने वाले दो ही है, वोल्टेज और करंट। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, वी आई पी। ओके, वोल्टेज और करंट, करंट को हम आई से डिनोट कर लेते हैं, सी से। चलिए, दो फॉर्मूला बन गया। तीसरा बनाएंगे हम ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से बनाएंगे रेजिस्टेंस और वोल्टेज को लेकर। जब रेजिस्टेंस आ जाए गेम में वोल्टेज के साथ साथ, तो वो क्या हो जाता है? ओम्स लॉ हो जाता है। चलिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये तीन फॉर्मूला हमारे तैयार हो चुके हैं, नंबर्स दिए गए हैं। अब हम क्या, हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है पावर कितना आ रहा है। तो आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर मतलब कि 10 दो बार मतलब 100, और आर 5 500 वाट, पहला चीज। दूसरे में आते हैं, पावर का क्या है? वी, वी का वैल्यू 50 मल्टीप्लाई आई, आई क्या है? 10। ओके, 50 मल्टीप्लाई 10, फिर से 500 वाट। अब आते हैं तीसरे पे, पी पे। पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। तो पी का वैल्यू कितना है? 50 इंटू 50 दो बार, और आर इसका क्या हो जाएगा? 2500 बाई 5।
5 1 सा 5 5 सा, मतलब कि 500 वाट। यहाँ पे भी आ गया हमारा फॉर्मूला सिद्ध हुआ। अब इसके साथ में आपको बताऊंगा कि 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट कितना बराबर है। अब 1000 किलो वाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट। दैट मीन्स 1 megawatt is again equal to 10 to the power 6 watt। मतलब कि अगर हम इसे नॉर्मली लिखे तो 10 लाख वॉट इस प्रकार से। और जब आपसे पूछे कि किलो वॉट में बताइए तो आप बता सकते हैं 500 वाट है, इसको किलो वॉट में कन्वर्ट कीजिए। ये कटाई से ये कटाई से बचा क्या 0.5 किलो वाट। इस प्रकार से हमारा बन रहा है। मेगावाट में करना है और 3 बार पीछे ले जाइए 0 से, मतलब डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं बिलिंग पे। बिलिंग पे वर्क मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रुपीज। रुपीज हम कैसे लेते हैं, आपका राज्य सरकार पर यूनिट चार्ज पे कितना चार्ज करता है, पर यूनिट पे कितना चार्ज करता है उतना। मान लीजिए 3 रुपया करता होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने 200 वाट का 1000, जब हम वाट लगाएंगे तो 1000 लगाएंगे, और अगर हम किलो वाट लगा रहे हैं तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे कि किलो वाट लगा दिया तो कुछ नहीं लगाना, बस टाइम और रुपया लगाना है। फॉर्मूला इस प्रकार से काम करता है। तो मैंने 200 वाट का 8 घंटे के लिए कुछ सामान चलाया था। यहाँ से 2 जीरो गए, यहाँ से 2 जीरो गए, 24 48 10 4.8 रुपीज मुझे देने पड़ेंगे इस प्रकार से। अब यही काम मैं किलोवाट के माध्यम से करूंगा। 0.2 किलोवाट 200 वाट इज इक्वल टू 0.2 किलोवाट टाइम 8 आवर 3 रुपया, 8 3 24 मल्टीप्लाई 2 और ये बन गया 10। हम क्या करेंगे 24 48 और इस 10 को ऐसे 4.8 रुपीज मुझे फिर से देने पड़ेंगे। चीजें वही हैं, अगर वाट है 1000 लगाइएगा, नीचे किलोवाट है मत लगाइएगा। इस प्रकार से होता है। अब हम एक काम करते हैं, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लगा वोल्टामीटर, और ये पूछेगा ये 200 वोल्ट बता रहा है और यहाँ एन मीटर लगा हुआ है, एन मीटर लगा हुआ है। ये पूछ रहा है करंट कितना है, और क्वेश्चन पूछेगा पावर बताओ। ठीक है, कुछ ऐसा काम करते हैं। 10 का रेजिस्टेंस 10 का रेजिस्टेंस दे दिया। चलिए अब हम इस पे काम कर लेते हैं। सीरीज में है स्ट्रेट एड 20, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस ओ। वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल 200 का है, और आई हमें नहीं पता। तो आई इज इक्वल टू बी बाई आर, ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू बी बाई आर। हम क्या करेंगे, हम 200 को 20 से डिवाइड कर देंगे 10 एम्पीयर। आई इज इक्वल टू 10 एम्प्स। ओके, 10 एम्पीयर करंट निकलेगा। अब हमसे पूछा पावर, पावर का क्या, कोई भी फॉर्मूला लगाइए आपका आंसर तो वही आना है। 20 और 100 2000 वाट, ये आंसर आ गया।
अगर किलोवाट में पूछा तो 1000 से डिवाइड कट जाएगा और ये बन जाएगा किलोवाट। किलोवाट मेगावाट में पूछा तो और 3 डिजिट पीछे जाइएगा, आपका आंसर इस प्रकार से आएगा। चलिए अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। EMF फिर से बैटरी के अंदर का काम है। ये एनर्जी जनरेट करते हैं चार्जेस। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है दोनों में, तब एक एनर्जी क्रिएट होती है, जनरेट होती है। ठीक है, एनर्जी जनरेट होती है। इसमें रेजिस्टेंस भी होता है, बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस भी होता है, जिसे कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। छोटे r से नोट करते हैं इसे, फिर से बता दे रहा हूँ। और वही अगर हमने उस बैटरी को जो अभी तक ओपन सर्किट में था उससे हमने कनेक्ट कर दिया, अब वो ट्रांसफर करेगा। जब EMF की बात है तो यहाँ 2 टर्मिनल की बात होती है, लेकिन जब टर्मिनल वोल्टेज की बात हो रही है तो ये पूरा एक टर्न और ये एक टर्न। कहने का मतलब ये यहाँ जो भी हुआ उसका सम जो निकला वो एक हो जाएगा और जो बाहर है वो एक हो जाएगा, और दोनों के बीच में कंपैरिजन, उसे कहा जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पे EMF में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल अलग, इसका पोटेंशियल अलग, है ना। अब EMF को नापा जाता है किससे? वोल्टामीटर से? नहीं, पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियोमीटर से नापा जाता है। वोल्टामीटर से हम इसको नापेंगे, टर्मिनल वोल्टेज को। वोल्टामीटर से नापेंगे। तो ये हमारा जो छूट चुका था, शायद मेरे हिसाब से मैंने बता दिया आपको। अभी और कुछ छूट रहा है मेरे हिसाब से? नहीं, इतना ही है, जो है इतना ही है। धन्यवाद। सनराइज टू ईस्ट एंड सेट्स टू वेस्ट, मतलब कि सूर्योदय पूरब से होता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। यहाँ से हमने दिशा का पता लगाया था, लेकिन आधुनिक काल में हम क्या करते हैं, हम कंपास के माध्यम से, कंपास की मदद से हम दिशा का पता लगाते हैं, डायरेक्शन का पता लगाते हैं। एक नीडल रहती है जो नॉर्थ की तरफ झुकी रहती है, एक सुई होती है उसमें जो नॉर्थ की तरफ बेंड हुई रहती है, और हम पता लगा लेते हैं कि ये नॉर्थ है तो ऑपोजिट में साउथ होगा, फिर ईस्ट या वेस्ट, हम सब पता लगाते हैं कॉम्पास के माध्यम से। उसमें एक नीडल होती है जो नॉर्थ की तरफ बेंड हुई रहती है, कॉम्पास। ये हो गया डायरेक्शन पे बात। अब बात कर लेते हैं मैग्नेट, चुंबक। हर चुंबक का एक क्षेत्र होता है, कहने का मतलब हर मैग्नेट का एक फील्ड होता है। मैग्नेट के साइज के अनुसार, उसकी पोटेंशियल के अनुसार उसका एक फील्ड होगा। अब अपने फील्ड में आते किसी भी नीडल को जो आयरन का बना है उसे अपनी ओर खींच लेगी, जैसे कि अगर हमने यहाँ रखा या अपनी ओर खींच लेगी। लेकिन वहीं अगर हमने दूर कर दिया तो नहीं खींच पाएगी, क्यों? उतनी पोटेंशियल ही नहीं है। इसकी पोटेंशियल अगर ज्यादा होती, इसका फील्ड भी ज्यादा होता, इतना ऐसा। तो हमने एक कंडीशन ये समझ लिया। दूसरा हम ये समझेंगे कि अगर हमने यहाँ एक और मैग्नेट रखा इसके फील्ड के अंदर ही, तो ये 2 काम करेगा, या तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या दूर भगाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट की डायरेक्शन के बेसिस पे काम करती है। इसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। कॉमन कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते। नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, साउथ साउथ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ को जरूर करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि बड़े मैग्नेट के फील्ड में ये छोटा मैग्नेट रखा है, नॉर्थ मैग्नेट, तो बिल्कुल बराबर है, मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के। नॉर्थ इस मैग्नेट के फील्ड में ही दूसरा मैग्नेट भी आ रहा है, तो ये मैग्नेट क्या चाहेगा, मैं दूर भगाऊं। ये भी चाहेगा कि मैं दूर भगाऊं, ये भी चाहेगा मैं दूर भगाऊं, लेकिन इसकी पोटेंशियल ज्यादा है तो ये भगा ही देगा। कहाँ भगाएगा? अपने फील्ड से दूर।
तो नॉर्थ यहाँ आ जाएगा। ये किसका फील्ड है? ये साउथ का फील्ड है। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, अपनी ओर खींच लेगा। अगर पॉसिबल होता, अगर मैग्नेट अंदर से खाली होती तो अंदर तक ले लेती। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेट के अंदर फ्लो कहां से कहां तक है? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो हमने ये समझ लिया, फ्लो हमने समझ लिया। अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस से है, ठीक है। चार्जेस, चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब वही कंडीशन, कॉमन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्ट। कहने का मतलब ये है चार्जेस में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी है। ये हम समझ गए पहला चीज, चार्जेस में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब दूसरा बात हमें ये समझना है कि अगर चार्जेस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रही है चार्जेस, तो देखा ये जाता है कि पॉइंट बी से पॉइंट ए तक करंट का फ्लो होता है। इतना हमें पता है और ये हमें याद रखना भी है, क्योंकि अब हमें पढ़ना क्या है? अब हमें पढ़ना ये है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। किसी एक का हमें पता होगा, हम दूसरे का भी पता लगा लेंगे। कैसे? इन रूल के माध्यम से। तो डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें पता लगाना है। अब करंट का डायरेक्शन कैसे पता लगेगा? तो करंट कहाँ होता है? वायर में, है ना, चलते वायर में जिसमें चार्जेस फ्लो में हो। और डायरेक्शन का पता कैसे लगेगा? कॉम्पास के माध्यम से। मतलब कि हमें वायर को और कॉम्पास को साथ रखना है। चलिए स्नो रूल से शुरू करते हैं। स्नो रूल क्या है? अगर फ्लो ऑफ करंट साउथ से नॉर्थ तक है, अगर फ्लो ऑफ करंट साउथ से नॉर्थ तक है और वायर के ऊपर अबव वायर हमने कंपास को रख दिया, तो कंपास क्या करता है? नॉर्मली उसका में एक नीडल होता है, वो नीडल नॉर्थ की तरफ झुका रहता है। लेकिन हम वायर के ऊपर रखते ये देखेंगे कि नीडल अचानक से नॉर्थ से घूम के वेस्ट की तरफ हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। नीडल ये दिखाना चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेस्ट। फिर समझिए, साउथ से नॉर्थ की तरफ का फ्लो है। मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट डायरेक्शन बताता है, उसमें एक नीडल होती है जो नॉर्थ की तरफ बेंड हुई रहती है। वो नीडल अचानक से डिफ्लेक्ट कर जाएगी वेस्ट की तरफ। क्या दिखाना चाहती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम कंडीशन उल्टा कर देते हैं। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ का फ्लो है, तो ये ऊपर का ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। यहां हमने कॉम्पास रख दिया, जो अभी तक नॉर्थ दिखा रहा था वो वायर के ऊपर रखते ही वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा ईस्ट की तरफ। अब आप कंपेयर करके सोचिए इसको। पहले में क्या था? साउथ से नॉर्थ तक का था, अब नॉर्थ से साउथ तक का है, नॉर्थ से साउथ तक का है। कॉम्पास को ऊपर रख दिया, यहाँ कंडीशन बदला डायरेक्शन में, तो वहां भी डायरेक्शन में कंडीशन बदल जाएगी। डायरेक्शन में कंडीशन बदली है। अब डायरेक्शन को हम वैसे ही रहने देते हैं, इन्हीं दो कंडीशन पे रहने देते हैं। हम कॉम्पास की स्थिति को बदल देंगे। अभी हम ऊपर रख रहे थे, अब हम नीचे रखेंगे। करें? ओके, ये दो कंडीशन है, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम कॉम्पास के
कंडीशन को बदल देंगे, हम बिलो कर देंगे, हम बिलो कर देंगे। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कॉम्पस का कंडीशन बदला तो डायरेक्शन भी बदल गया, डायरेक्शन भी बदल गया। मतलब अगर कंडीशन बदल रहा है, या तो फ्लो ऑफ करंट का कंडीशन बदल रहा है, या कॉम्पस के पोजीशन का कंडीशन बदल रहा है, तो डायरेक्शन में भी बदलाव आएगा। ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक ऑपोजिट। एस एन बी तो ई हो जाएगा, जबकि एस एन ओ डब्ल्यू था, अबव था तो डब्ल्यू, बी हुआ तो ई, ईस्ट। ये हमें याद रखना है। स्नो रूल को बहुत इजी कर दिया सेकेंड रूल ने। सेकेंड रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल। इसमें थंब क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। और बाकी के फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझे इसको? चलिए, साउथ से नॉर्थ तक का फ्लो था, ठीक है। फ्लो फ्लो अब फ्लो के डायरेक्शन में हम थंब कर देंगे। अब थंब इंडिकेट कर रहा है फ्लो को। अब बाकी के फोर फिंगर इंडिकेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, कहाँ से घूम रहे हैं, कहाँ से घूम रहे हैं। आप देखिए, मैं नॉर्थ, आप साउथ, ओके। ये मेरी वायर नॉर्थ से साउथ तक का फ्लो है, मुझसे आप तक का फ्लो है, ठीक है। इस प्रकार से मेरा थंब अब दिखा रहा है फ्लो कहाँ है। अब मेरे चार फिंगर कहाँ हैं ये भी देखिए, ईस्ट और ये वेस्ट है। ये चारों फिंगर घूमेंगे और बंद होंगे, घूमेंगे और बंद होंगे। ये बंद कहाँ से हो रहे हैं? ईस्ट से, वहां से आके बंद हो रहे हैं, ईस्ट से। तो मैंने क्या दिखाया? जब नॉर्थ से साउथ का फ्लो था, जब नॉर्थ से साउथ का फ्लो था तो ईस्ट की तरफ बेंड कर गया। मतलब कि दिखाना क्या चाहता है फिंगर मेरा? ईस्ट में मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए, अब मैं फर्स्ट कंडीशन पे आता हूँ फिर से। कंडीशन उल्टा, साउथ से नॉर्थ, मुझसे आप तक का फ्लो है, मुझसे आप तक का फ्लो है। अब मैं कंडीशन ऐसे बदलूंगा। अब मेरा फिंगर कहां से बंद हो रहा है? वेस्ट से, तो वेस्ट। कॉम्पस भी कहां घूम गया था फर्स्ट रूल में? वेस्ट की तरफ। तो राइट हैंड थंब रूल ने स्नो रूल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजी कर दिया था। ये हम दो रूल समझ गए। अब एम्पियर के रूल पे आते हैं। एम्पियर ने दिया था स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल भी वही है। एक कॉम्पस होती है जो नेचुरल डायरेक्शन दिखाती है, लेकिन मैग्नेटिक जब करंट के संक्रमण में आती है, इन्फ्लुएंस में आती है, जब चार्जेस के इन्फ्लुएंस में आती है, तो अपना नीडल का डिफ्लेक्शन करती है, मतलब कि डायरेक्शन दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड का। एक स्विमर है, ठीक है, जो साउथ से नॉर्थ की तरफ स्विम कर रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ स्विम कर रहा है। उसका ये राइट हैंड हो जाएगा, यहाँ पे उसका लेफ्ट हैंड। ये दो चीज हम समझ गए। यहाँ उसका पैर हो जाएगा, यहाँ उसका सर हो जाएगा। इतना हम समझ गए। साउथ से नॉर्थ तक का स्विमिंग कर रहा है। अपने राइट हैंड में वो एक कॉम्पस रखिएगा। अभी तक ये कॉम्पस बिल्कुल नेचुरल कंडीशन दिखा रही थी। जो नॉर्थ है वो नॉर्थ है, जो साउथ है वो साउथ है, जो ईस्ट जो वो ईस्ट, वो जो वेस्ट वो वेस्ट। लेकिन पानी में उतर गया, पानी में करंट होता है, नहीं होता है तो हम करंट चलवा देंगे। उसके पांव से करंट प्रवेश किया, सर से
निकल रहा है, मतलब कि साउथ से नॉर्थ तक का फ्लो है। ऊपर वेस्ट हो जाएगा, नीचे ईस्ट हो जाएगा। बार बार यही एग्जांपल मैंने दिया है, इस रूल में भी इस रूल में भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हाथ में से कॉम्पास है जो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट इंडिकेट कर रही थी अब तक ये नॉर्थ की तरफ घूमी हुई थी, लेकिन ये अचानक घूम जाएगी स्विमर के राइट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड में इसने कॉम्पास रखा था जो डिफ्लेक्ट करके, जिसका नीडल डिफ्लेक्ट करके कहां इंडिकेट करने लगा, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब कि वेस्ट की तरफ। वेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट हैंड की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इतना आप समझ गए। अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे आते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड है, कुछ इस प्रकार से रखिएगा। ये फोर्स, थंब यहाँ पर फोर्स दिखाता है, फोर्स दिखाता है। इंडेक्स फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड। और जो तीसरा फिंगर है, ये मिडिल फिंगर, ये क्या दिखाता है, करंट का डायरेक्शन। ओके, ये तीन चीज आप समझ जाइएगा। FMI, इसको मैं रख देता हूँ ऐसा, FMI। अब मैंने क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वेस्ट की तरफ। ये हो गया नॉर्थ, ये वेस्ट, और ये ईस्ट, ये साउथ। ठीक है, तो वेस्ट की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है, वेस्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, मेरा इंडेक्स फिंगर दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, तो फ्लो ऑफ करंट कहाँ है, फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन देखिए, ये फिंगर देखिए, ये फिंगर, ये फिंगर, मिडल फिंगर, फ्लो ऑफ करंट, मिडल फिंगर, फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, कहाँ है, फोर्स, 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 फोर्स। इस प्रकार से हम पता लगाते हैं। ऐसा सीधा गया, ये सीधा जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, और ये ऊपर ऊपर। यही समझना है, यही समझना है।